जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह तो आप सब जानते हैं कि गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि मुझसे मांगो नहीं मानो। ऐसा समझ लीजिए कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप से अनुचित मांग करता है या उचित मांग करता है तो माँ बाप उसे तुरंत नहीं देते, बल्कि जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है वही उसे देते हैं, और वो भी तब देते हैं जब उसका सही समय आता है। तो ठीक इसी प्रकार गुरुजी हमारे माता पिता हैं, वह हमारे इस जगत के माता पिता हैं। संगत जी, गुरुजी को हमसे कहीं ज्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और किस समय चाहिए। वह स्थान क्या होगा, वो समय क्या होगा और वो कितनी मात्रा में हमें देना है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुजी की पुरानी और प्यारी संगत का सत्संग है संगत जी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और निश्चित ही आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत हैं डॉक्टर प्रियंका आंटी, उनका सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है कि आप सबके साथ मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं आज आप सभी के साथ अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी हूँ और गुरु जी ने किस प्रकार मेरा कल्याण किया है, मैं आज आपको अपने सत्संग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। संगत जी, ये बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी और उस समय हम लोग बेंगलोर में रहा करते थे। और बहुत सारी संगत ने देखा होगा कि साउथ में जितने भी घर होते हैं तो वहाँ पर जब आप घर में एंटर करते हो तो सामने आपको मंदिर मिलता है। तो मैं भी शिव जी को मानती थी और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ तब तक मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। वहाँ पर हमारे हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और हमें अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ अपार्टमेंट में भी एक स्पेस खाली थी जो कि अंडरस्टूड था कि वहाँ पर कोई मंदिर आएगा। तो हम जब भी अपार्टमेंट में एंटर करते थे तो मुझे वह खाली जगह अच्छी नहीं लगती थी। तो अपार्टमेंट में हमारी जितनी भी फ्रेंड्स थी उन सबसे मैंने बात करके कि वहाँ पर हम एक मंदिर लगा देते हैं और ये भी कहा कि अपने अपने भगवान रख लेते हैं, जो भी जिसको भी मानता है। तो संगत जी, सब लोग रेडी हो गए और हमारा एक छोटा सा मंदिर वहाँ पर बन गया। सब अपने अपने टाइम पर अपने अपने तरीके से वहाँ पूजा किया करते थे। मैंने शिवलिंग रखा था क्योंकि मैं शिव जी को मानती थी। मेरी ही अपार्टमेंट में एक और फ्रेंड थी मेरी, वो गुरु जी को मानती थी, तो उसने मंदिर में गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप रख दिया। संगत जी, मेरी पूजा 5 मिनट की होती थी। भोलेनाथ की जोत जलाना, अगरबत्ती जलाना, जल चढ़ाना, बस। तो जब मैं अपने 5 मिनट भगवान को देने के लिए बैठती थी तो जैसे ही प्रेयर करने के लिए आंखें बंद करती थी, मैंने आंखें बंद ही करी और जो उसने गुरु जी का स्वरूप वहां रखा था वो मेरी आंखों के सामने आया और गुरुजी के स्वरूप में जो चेहरा था वो लंबा होता जा रहा है। बंद आंखों में 1 दिन हो गया, 2 दिन निकल गए। जब 3-4 दिन सेम चीज मेरे साथ रिपीट होने लगी तो मैं अंदर से थोड़ा डर गई संगत जी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या चीज है। और संगत जी, मैं उस टाइम पर गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो मैंने उस लड़की से पूछा जिसने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा था और मैंने उससे कहा कि मुझे प्लीज गुरुजी के बारे में बताओ। और मैंने उससे ये भी कहा कि मेरे साथ 2-3 दिन से ये चीज हो रही है। उसने मुझे अपना सत्संग शेयर किया संगत जी, और जैसे ही उसने अपना सत्संग मेरे साथ शेयर किया, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि इस टाइम पर भी कोई शक्ति है जो इतना ज्यादा कल्याण कर रही है लोगों का, ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जो कि बहुत इम्पॉसिबल है। उस लड़की का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज्यादा डैमेज थी वो। उस लड़की के पेरेंट्स ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, चाहे इंडिया का हो या बाहर का, उसे हर जगह दिखा लिया, सब जगह से उसके लिए मना हो गया था और गुरुजी ने उसे विदिन 3 मंथ्स में बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। जब मैंने उससे ये सत्संग सुना तो मेरे दिल में बहुत सी एक चुभन से महसूस हुई और मुझे लगा कि बस मुझे भी जल्दी से गुरुजी से मिलना है। मैं कैसे मिलूं मुझे नहीं पता। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे प्लीज बताओ कि गुरुजी कहाँ पर हैं, मुझे एड्रेस दे देना, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे सिर्फ बता दो। तो उसने कहा कि ऐसे आप नहीं मिल पाओगे गुरुजी से। तो उसने कहा कि गुरुजी कभी कभी दिल्ली में भी रहते हैं और कभी कभी जालंधर भी चले जाते हैं और वो जालंधर से बिलोंग करती है। मैंने उससे कहा कि दिल्ली में तो मेरा कोई रिलेटिव है नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता
कि मैं गुरुजी के दर्शन दिल्ली में कर पाऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, अगर गुरुजी जालंधर आए तो मुझे प्लीज़ कॉल कर देना, मैं जालंधर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन करने ही थे। और उस वक्त मुझे गुरुजी ने खींच लिया था। कुछ दिनों के बाद हमारी विंटर हॉलीडेज थी, हम अपने घर आ गए, मैं अपने घर जालंधर चली गई। मुझे आज तक वो दिन एग्जैक्ट टाइम भी याद है संगत जी। 1 जनवरी 2001 दोपहर की 3 बजे उसका कॉल आता है कि आपने गुरुजी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करने हैं, क्यों नहीं। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो बहुत दिन से वेट कर रही हूँ। तो उसने कहा कि गुरुजी जालंधर आए हुए हैं। तो मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दे और मुझे टाइम भी बता दे, मैं पहुंच जाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको लेने आती हूँ, आप हमारे साथ ही चलना। मैंने कहा ठीक है। और मैं अपनी मदर को ऑलरेडी सारी बात पहले ही बता चुकी थी। और फिर जब मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी आए हुए हैं और मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ रही है, तो मम्मी ने बोला ठीक है, हो आओ। अब मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली 4 या 4:30 बजे मुझे लेने आए और मैं उनके साथ गई गुरुजी के पास। संगत जी, मैं जितनी बार भी ये सत्संग शेयर करती हूँ, मैं उतनी ही बार उस मोमेंट में पहुँच जाती हूँ। गुरुजी के पास पहुँचे, दरवाज़ा खुला हुआ है, संगत बैठी हुई है, सामने इतनी सुंदर गद्दी पर इतने सुंदर गुरुजी बैठे हुए हैं। हम लोग अंदर गए, सब ने माथा टेका, मैंने भी माथा टेका। तो उसने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया कि गुरुजी ये मनु है। एक्चुअली संगत जी, शादी से पहले मेरा नाम मनु था, अब प्रियंका है। तो गुरुजी ने बोला मुझे कि अच्छा, नहीं नहीं, ये तो डॉक्टरनी है। और जैसे संगत बैठती है सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लंगर प्रसाद हुआ, क्योंकि उस वक्त 1 जनवरी थी, तो उस टाइम पर एक्सक्यूज मी क्या रे वाला सॉन्ग बहुत हिट था और वो सिंगर भी उस वक्त गुरुजी के पास पहुंची हुई थी और बहुत एक्साइटमेंट चल रही थी। गुरुजी ने संगत को आज्ञा दी 10 साढ़े 10 बजे का जो टाइम होता है, लेकिन कुछ 10-12 लोग रह गए वहां पर, उनमें से मैं भी एक थी। और फिर गुरुजी ने बहुत सारे सॉन्ग चलवाए, हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने प्यारे इतने सुंदर हैं हमारे गुरुजी, क्योंकि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लगा उनसे मिलकर कि जैसे मैं उनसे बहुत सालों बाद, बहुत सदियों बाद मिल रही हूँ और मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। संगत जी, फिर गुरुजी उठे, 2:30-3 बजे का टाइम था रात का। हम लोग सब नीचे बैठे हुए थे कारपेट पर। तो गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गए और गुरुजी ने अपनी लंगर की थाली मंगवाई। गुरुजी अक्सर अपना लंगर संगत के बाद ही किया करते थे और गुरुजी ने अपनी थाली में से हम सभी संगत को सेमी सर्कल में बिठा दिया और गुरुजी ने अपनी थाली से एक एक बाइट हम सभी संगत को अपने हाथों से दाल रोटी सब्जी सब खिलाया। इतना सुंदर वो एक्सपीरियंस था मेरा। और बस उसके बाद तो मैं गुरुजी के बिना रह ही नहीं सकी और उसके बाद तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं अपने आप ही आ जाया करती थी। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, हम लोग सब रोज़ शाम को गुरुजी के पास आ जाया करते थे और हमारी कोई शाम ऐसी नहीं है कि उसके बाद हम कहीं और गए हों या और कहीं जाने का हमारा मन किया हो। रोज़ शाम को हम गुरुजी के पास पहुंच जाया करते थे, बैठते थे, लंगर करते थे। गुरुजी जब आज्ञा देते थे तो हम घर वापस जाया करते थे। यही सब सिलसिला चलता रहा संगत जी। इसी बीच मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि मेरी मेडिकल फील्ड थी एंड 4 और 5 इयर्स मुझे लग गए मुझे ग्रेजुएशन करते करते। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, मुझे अब ना कोई पढ़ाई नहीं करना है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि अब मैं कोई जॉब कर लूंगी, डॉक्टर तो मैं बन ही चुकी हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, देख ले, तू पढ़ ले, अभी तेरे पास टाइम और है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं अगले साल देखूंगी। और मुझे जालंधर में बड़ी इजीली जॉब मिल गई संगत जी। मैंने जॉब पर जाना शुरू भी कर दिया और शाम को मैं गुरुजी के पास गई सत्संग में। मेरी मदर ने माथा टेका, बैठ गई, मेरी सिस्टर ने माथा टेका, बैठ गई। और जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने माथा टेका। तो जैसे ही मैंने माथा टेका संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा डॉक्टर नहीं, आगे पढ़ ले। और संगत जी, हम जब जब जाते थे लगातार गुरुजी मुझे यही सेंटेंस बोला करते थे कि डॉक्टर नहीं, आगे पढ़ ले। और मैं सिर्फ अच्छा गुरुजी बोलकर बैठ जाया करती थी। और जब बैठ जाती थी संगत जी, तो मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ। तो मैं मन में बोलती थी कि गुरुजी, आप मुझे क्यों बार बार पढ़ने के लिए बोल रहे हो, मैं इतनी थक चुकी हूँ पढ़ाई करके, एटलीस्ट मुझे 1 ईयर का ब्रेक तो लेने दो, अगले साल देख लूंगी। यही सारी बातें मैं मन में किया करती थी। अभी 4-5 दिन ही इस बात को हुए होंगे और जॉब करते करते मुझे 10-15 दिन हो चुके थे कि मेरा मन ऐसा उठा उस जॉब से, फिर मेरा मन ही नहीं किया वहां जाने का। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है जॉब में,
मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी अभी। तो मेरी मम्मी कहती है कि तुझे तो गुरुजी भी बोल रहे थे, तू जिद्दी है, तो बात तो सुनती नहीं है किसी की। और संगत जी, वो जो टाइम निकला, जो मेरे 15 दिन निकले, उस टाइम पर ऑल ओवर इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के हो चुके थे और किसी भी कॉलेज में अब कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं बचा था और कोई डेट भी नहीं थी। और मैं मन ही मन इतना ज्यादा पछता रही थी। मैं यही सोचती, अरे मैंने क्या किया, गुरुजी मुझे रोज टोकते रहे कि पढ़ लो, अभी पढ़ लो, और मैंने गुरुजी की बात नहीं सुनी। मैंने गुरुजी का कहना भी नहीं माना। मैं बहुत निराश घर पहुंची और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया और वो कहती है कि एक कॉलेज बचा है देहरादून में जिसका एंट्रेंस एग्जाम अभी बाकी है। तो कहती है कि अगर तुझे एग्जाम देना है तो उसके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है कल की। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने फटाफट वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया और मेरा रोल नंबर भी आ गया और विद इन अ वीक मैं अपनी मदर के साथ देहरादून पहुंच गई एग्जाम देने के लिए। अब मेरी कोई प्रिपरेशन तो नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, जीरो तैयारी। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, रिस्क तो मैंने ले लिया है पर मुझे पता है कि कुछ होने वाला तो नहीं है। खैर हम पहुंच गए संगत जी। पर कॉलेज में जहां पर हम पहुंचे थे तो इतने ज्यादा स्टूडेंट वहां पर थे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स नहीं हुए थे, लगता था कि सभी वहां आ गए थे और वहां पर सीट्स थी टोटल 30। खैर हम अंदर गए, क्वेश्चन पेपर आया, ऑब्जेक्टिव्स थे संगत जी सारे। मैंने सिर्फ तुक्के लगाए संगत जी। मुझ पर बिलीव करना, मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। मैं सारे तुक्के मार के बहुत जल्दी बाहर आ गई। मैं बाहर आई, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि एग्जाम कैसा गया। तो मैंने कहा मम्मी मुझसे मत पूछो, मेरा एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, शायद हमने यहाँ आकर टाइम वेस्ट किया है। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। हम ये सोचने लगे कि हम हरिद्वार घूमने आए थे और यकीन करना संगत जी, हम एग्जाम से जैसे ही बाहर आए वहीं से हम सीधा चले गए हरिद्वार। हरिद्वार से शाम को हम वापस अपने होटल रूम में पहुंचे। अगले दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होना था। मैं तो आराम से उठी, पर मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि जल्दी उठो, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो मैंने कहा मम्मी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा रिजल्ट पता है, क्योंकि मुझे कल एग्जाम देके ही पता चल गया था कि मेरा रिजल्ट क्या है। तो मैंने कहा मम्मी वहां जाकर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोगों की शाम की 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन की टिकट्स बुक थी और मैंने कहा हम लोगों के लिए अभी शाम के लिए भी टाइम है, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर घर चलते हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अब चाहे एडमिशन हो या ना हो, हम इतनी दूर आए हैं तो रिजल्ट तो देखने जाएंगे। खैर उनके कहने पर हम लोग कॉलेज पहुंच गए। रिजल्ट देखने के लिए जब कॉलेज में पहुंचे संगत जी, नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगा हुआ था और जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो संगत जी उसमें मेरा नाम 21 नंबर पर। और पहले तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। मेरी मम्मी ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा और मेरी मम्मी मुझे कहती हैं कि देख, तुझे कह रहे थे ना गुरुजी बार बार कि डॉक्टर नहीं अजय पढ़ ले, तेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, कोई तैयारी भी नहीं थी और देख तेरा नंबर आ गया। और संगत जी कहते हैं ना वो बचपना, तो वो बचपना ही था मेरे अंदर। तो मैंने कहा मम्मी मेरा नाम आ तो गया है, लेकिन जिस फील्ड में मेरा नाम आया है उस फील्ड में मुझे नहीं करना है। मेरा आया था स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में नंबर और मुझे करना था न्यूरो फिजियो, और न्यूरो खत्म हुआ था लास्ट 20 नंबर पे और मेरा ठीक 21 नंबर पर था। तो मैंने कहा मम्मी मुझे तो ये स्पोर्ट्स तो लेना ही नहीं है, चाहे मेरा 1 साल वेस्ट हो जाए, पर मुझे न्यूरो करनी है, मैं अगले साल देखूंगी। मतलब ये रिजल्ट आने के बाद भी मैं निराश थी संगत जी। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यूज होंगे आधे घंटे में। मम्मी ने बोला हम इंटरव्यू जरूर देंगे। तो बस संगत जी हम लोग प्रिपेयर हो गए कि इंटरव्यू देना है। हम इंटरव्यू के लिए खड़े ही थे। एक कमरा है जहाँ पर 5-6 लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। 19 और 20 नंबर पे जिनका नाम था वो एमपी के लड़के थे जिनको न्यूरो की सीट मिली थी। उसमें से एक लड़का एग्जामिनर को बोलता है कि सर मुझे तो स्पोर्ट्स चाहिए। तो बोलता है कि सर मुझे स्पोर्ट्स दे सकते हो तो बता दो, वरना मैं अपने न्यूरो की सीट तो छोड़कर जा रहा हूँ। और उसकी बात मेरी कानों में पड़ी संगत जी, और अंदर से एग्जामिनर ने मुझे इशारा किया और मुझसे पूछा क्या आपको स्विच करना है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने हैंड रेज करके यस कर दिया। आप सोचो ये क्या है, ये थी गुरुजी की शक्ति। मुझे न्यूरो की सीट मिली, उसको मेरे स्पोर्ट्स की सीट मिल गई और मुझे मेरी फील्ड मिल गई। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के वो फील्ड मुझे मिल गई संगत जी। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था
कि मैं क्लिनिकल फील्ड में जाऊं। मुझे थोड़ा सा एजुकेशन वाली फील्ड में जाने का मन था। थोड़ा एक लेक्चरर बनने का मैंने सोच रखा था, या तो मैं लेक्चरर या एचओडी बनकर काम करूंगी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना है, मुझे पेशेंट्स को फेस नहीं करना है। खैर, जैसे ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और जैसे ही मैं घर वापस आई, गुरुजी ने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मुझे एपीजे कॉलेज जालंधर में एज ए लेक्चरर की जॉब मिल गई संगत जी। एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मुझे यही फील्ड चाहिए थी, यही जॉब चाहिए थी। गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, विद इन 6 मंथ्स और मैंने वहाँ पर एज ए एचओडी भी काम किया और मैं उस पोस्ट पर आ गई जो कि मेरा सपना था। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया संगत जी, और फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई, फिर हम लंदन चले गए और मैं वहाँ से वापस आई संगत जी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं क्लिनिकल फील्ड में हूँ। मेरा क्लिनिक ही है। जो गुरुजी के शब्द थे उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। मुझे गुरुजी डॉक्टर नहीं बोलते थे और गुरुजी के निकले हुए शब्द के अनुसार वही चीज़ है। मैं आज डॉक्टर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए। गुरुजी ने जो मुझे दर्शन, जो मुझे दीदार दिए हैं, जो पल दिए हैं, जो मोमेंट्स दिए हैं, मैं आज भी कोई भी सत्संग संगत के साथ शेयर करती हूँ तो उसी मोमेंट में पहुँच जाती हूँ। मैं वहीं पहुँच जाती हूँ, वहीं गुरुजी को बैठे हुए देखती हूँ। गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि आप मन में कोई बात सोचो और गुरुजी को पता है कि आपने क्या सोचा है। पर कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, हम गुरुजी से बहुत ज़्यादा मांगने लग जाते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए गुरुजी, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो गुरुजी बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते थे, मांगो नहीं मानो। जो अच्छा होगा अपने आप गुरुजी आपको दे देंगे। जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वह हमें नहीं मिलेगा संगत जी। और हमें थोड़ी संतुष्टि रखनी चाहिए और गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, गुरुजी की पावर को एक्सप्लेन करूं, गुरुजी का नूर एक्सप्लेन करूं, गुरुजी की सुंदरता बताऊं आपको। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे किसी ने चांद धरती पर उतार दिया और उसे चोला पहना दिया। गुरुजी बहुत सुंदर थे संगत जी, बहुत बहुत सुंदर थे। और संगत जी, अभी जो आप स्वरूप देखते हो ना गुरुजी का, वह सिर्फ 10% है। स्वरूप में गुरुजी हमें कितने सुंदर दिखते हैं, बहुत बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में गुरुजी स्वरूप से कहीं ज्यादा सुंदर थे और उनकी फ्रेग्रेंस कहीं सारी संगत ने फील की है और हम आज भी उनकी फ्रेग्रेंस को फील करते हैं। मैं गुरुजी से यही प्रे करूंगी कि गुरुजी मुझे बार बार मौका देते रहना, आपका गुणगान करते रहने के लिए, क्योंकि आपके बारे में, आपका गुणगान करने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, मगर आपका गुणगान कभी पूरा नहीं हो सकता। एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ऐसे ही हम लोग गुरुजी के पास बैठे हुए थे। गुरुजी एकदम से खड़े हुए और अपने रूम में चले गए। एक सेवादार अंकल आते हैं और उन्होंने बोला कि गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगा लो, गुरुजी कहीं जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं, क्या एड्रेस है, हमें कुछ भी नहीं पता था संगत जी। सर्दियों के दिन थे, मैंने भी नया नया ड्राइव करना सीखा था, तो मैंने भी अपनी गाड़ी संगत की गाड़ियों के पीछे लगा ली। सिर्फ टोटल 5 से 6 गाड़ियां थी संगत जी, बहुत थोड़ी संगत हुआ करती थी उस टाइम पर। तो हमारी भी गाड़ी सब गाड़ियों के पीछे लग गई और वो रात का टाइम था संगत जी, और वो पठानकोट हाईवे था। अभी तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, बहुत डेंजरस वाला हाईवे था उस वक्त, और वो गाड़ियां मुझसे मिस हो गई संगत जी। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे तो एड्रेस भी नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम वापस मुड़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। शायद हमारा इनविटेशन नहीं था, खैर हमें वही करना पड़ा। हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पर। हमारे पास किसी का कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था और जनरली कोई किसी का नंबर लेता भी नहीं था। तो हम वापस आए, जालंधर मंदिर पहुंचे, माथा टेकने लगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हम जैसे ही मंदिर के बाहर माथा टेकने लगे, 2 सेवादार अंकल बाहर खड़े थे और हम जैसे ही माथा टेकने लगे, वो मेरी मम्मी से कहते हैं कि आंटी आ गए आप। तो बोलते हैं, आंटी गुरुजी हमारी ड्यूटी लगा कर गए थे यहाँ पर और बोल कर गए थे कि मेरी एक संगत की गाड़ी भूले भटके वहाँ पर आएगी, तुम उनको एड्रेस दे देना और उनको डायरेक्शन समझाना और फिर तुम घर जाना। सेवादार अंकल ने मुझे एड्रेस दिया, डायरेक्शन समझाया, फिर हम सीधा गुरुजी के पास पहुंच गए। किसी का गृह प्रवेश था संगत जी, हम वहां पर पहुंचे, वहां बहुत ज्यादा रश था। वहां पे हंसराज हंस आए हुए थे और गुरुजी के राइट साइड में बैठे हुए थे और इतना रश था वहां कि चल कर जाने की कोई जगह भी नहीं थी गुरुजी के पास। फिर भी जैसे तैसे संगत पहुंच रही थी गुरुजी के पास। हम भी लाइन में लगे थे और लाइन में लगे हुए मेरे मन में यही ख्याल आया कि गुरुजी रश तो बहुत है, पता नहीं कहाँ सीट मिलेगी, मगर मज़ा आ जाता अगर आपके चरणों में सीट मिलती। संगत जी, ये मेरे मन के विचार हैं। और जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने माथा टेका। संगत जी, आप विश्वास करना, मुझे नहीं पता क्या हुआ, गुरुजी के लेफ्ट साइड में एक संगत उठी या क्या हुआ और वहाँ एक बंदे की बैठने की जगह बन गई और एकदम से मैंने वहाँ पर जगह देखी और मैं वहीं बैठ गई।
बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास, और सामने हंसराज हंस बैठे हुए थे संगत जी। गुरुजी बार बार उनसे एक ही गाना गवा रहे थे, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी। और जैसे उनकी 4 लाइनें खत्म होती, गुरुजी कहते फिर दोबारा, और फिर से स्टार्ट करते। और ऐसा करते करते गुरुजी ने फिर हमें आज्ञा दी जाने की। और जब हमें आज्ञा दी तो मुझे नहीं पता संगत जी मेरी मम्मी कहाँ बैठी हैं, मेरी सिस्टर्स कहाँ बैठी हैं। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मेरी मम्मी कह रही थी कि दरवाजे पर एक लेडी बैठी हुई थी जहाँ पर मेरी मम्मी को जगह मिली। तो उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा पंजाबी में कि आप ठीक ठाक पहुँच गए। तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ मैं ठीक ठाक पहुँच गई। वो आंटी बोले कि अच्छा हुआ आप ठीक ठाक पहुँच गए, मैं बड़ी घबरा गई थी। अब मेरी मम्मी को तब ध्यान नहीं आया जब वो आंटी बता रही थी, उनको तब ध्यान आया जब हम घर वापस जा रहे थे। अब मेरी मम्मी कहने लगी ना तो मैंने उन आंटी को कभी संगत में देखा है और ना मैं उनको जानती हूँ। हो सकता है वो मुझे जानती हूँ पर मैं तो नहीं जानती उनको। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि पूरी संगत में किसी को भी नहीं पता था कि हम भूले भटके गुरुजी के पास आए हुए थे। तो फिर उन आंटी को कैसे पता थी ये बात। तो याद रखना संगत जी, आप बड़े मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर से घर आते हो, गुरुजी आप सबके साथ होते हैं, सबकी रक्षा करते हैं जैसे गुरुजी ने हमारी की। मैं गुरुजी से वही बात फिर से रिपीट करूंगी कि गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।